नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अब आर पार की जंग शुरू हो गई, आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, हमारे लिए भी, इस देश के राजनेताओं के लिए भी। विदेश की धरती पर जाकर इस बार जो ये 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, 2 देशों में घनघोर बेइज्जती करवा के आ गए। और अब बीजेपी के इकोसिस्टम से, आरएसएस से जुड़े इकोसिस्टम से, और एक बुजुर्ग पत्रकार जिस तरह से उस महिला पत्रकार की बेइज्जती कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी पर शायद एक और मुकदमा हो सकता है, क्योंकि इस बार उन्होंने वो बोल दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर संग्राम मच गया है। इतना बड़ा आरोप उनके वर्तमान के मुखिया पर किसी ने नहीं आरोप लगाया था। ये सीधे सीधे देश की गद्दारी से जुड़ा मामला है। और सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपके घर में संकट हो, आपके घर में किसी चीज की कमी हो, आपने चीनी के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी हो, आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हो, तो फिर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तो फिर तेल जिसकी कमी इतनी ज्यादा है, उसको विदेश में भेजने की इजाजत, बेचने की इजाजत क्यों दी जा रही है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? लेकिन एक बड़ी खबर, किसने किसको कहा गद्दार, और कैसे भाजपा और आरएसएस का पूरा इकोसिस्टम हिल गया है, और अगले कुछ घंटों में किस तरह से पलटवार करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोग चपेटे में आएंगे। एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। दरअसल आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। वहां एक उन्होंने दलित स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इस रैली में उन्होंने कई बड़ी बातें की, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर उनका एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले ये बयान सुने, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे। उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। अब ये तेवर देखे आपने, और राहुल गांधी के आज तेवर बहुत खतरनाक दौर में थे। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप अंबेडकर जी पर हमला कर रहे हो, वीरापासी जी पर कर रहे हो। वीरापासी जी की आज मूर्ति का भी उन्होंने अनावरण किया। साथ ही उन्होंने किया कि जब डीजल, पेट्रोल, तेल, गैस, ब्रेड, गेहूं, चावल, सब पर महंगाई का दौर आ रहा हो, प्रधानमंत्री जी कह रहे हो कि सोना मत खरीदिए, खुद विदेश को यात्राओं पर जा रहे हो, बड़े बड़े महंगे जहाजों में बैठकर जा रहे हो, भारत की जनता को समझा रहे हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत करिए, तुम वो मत करिए। तो आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा वाहनों का कम प्रयोग करो, तो बीजेपी के नेताओं ने कोई स्कूटी से निकल पड़ा, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल पड़ा, कोई इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसे सवारियों वाला, उससे निकल पड़ा। लेकिन जब पीछे उसके जो कैमरा लेकर रील बनाने वाले लोग थे, वो सब गाड़ियों में थे, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 गाड़ियां थी। पेट्रोल डीजल बचाने का ये भी एक अच्छा संस्मरण है। आपको याद होगा कि सफाई अभियान भी प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराया था। लोग पत्ते फैलाते मिले, फिर नेताजी झाड़ू लगाते मिले। ठीक उसी तरह ये पेट्रोल डीजल बचाओ अभियान भी प्रधानमंत्री जी का सर चढ़कर बोल रहे हैं। नहीं, आज प्रधानमंत्री ने एक और गजब चीज कर दी है शिव जी। इस दुनिया में कूटनीतिक को इतने निचले स्तर पर और छिछले स्तर पर ले जाके छोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, द्विपक्षीय मुलाकात में बड़े बड़े व्यापार समझौते किए जाते हैं, देश दुनिया संकट में है। वहां वो लेके क्या गए थे? मेलोडी टॉफी गिफ्ट किया है उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी।
ये अब इनकी टॉफी कूटनीति अब का टॉफी स्तर है। लायक ही बचे हैं, तो संतोष जी क्या गिफ्ट बड़ा ले जाते? टॉफी दे सकते हैं, अब टॉफी के ये अलावा इनकी कूटनीति का संकट है। अब जरा देखिए, राहुल गांधी हमें रायबरेली की धरती पे थे, ऐतिहासिक रायबरेली की धरती है शिव जी, और जो कहा राहुल गांधी ने, आपको दो तीन चीजें, दर्शक इसका फैसला करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है गलत है। लेकिन मोटे तौर पर मैं बता देता हूं आपको, आर्थिक तूफान सर पर है, ये राहुल गांधी ने कहा। और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं, किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर भारत की महिलाओं से नचवाकर अपना स्वागत कर रहे हैं। ये मेरे शब्द है कि आखिर ये प्रथा कब बंद होगी कि विदेश की धरती पर जाएंगे और भारतीय महिलाएं नृत्य करके उनका स्वागत करेंगी? इस प्रथा को बंद होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। कई और चीजें देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधे सीधे वो बता रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है, चुनाव के बाद इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हमारे उद्योगपति क्या कर रहे हैं? ये बड़ी गजब बात कह दी है शिव जी। उन्होंने कहा कि अंबानी रूस से सस्ता तेल खरीदकर, रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदकर दूसरे देशों को बेच रहा है, जिससे नरेंद्र मोदी की फंडिंग की जाती है। फंडिंग होती है नहीं होती, लेकिन सवाल तो ये जायज है कि जब देश में तेल का संकट है और कोई भी उद्योगपति अगर वो दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद रहा है, जिस देश से तेल खरीदने की कीमत ज्यादा टैरिफ लेकर भारत चुका रहा है अमेरिका को, उस उस सस्ते तेल का फायदा भारत के लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए? अंबानी को बाहर जाकर ये तेल बेचने की इजाजत क्यों दी? इसके निर्यात पर तो रोक लगनी चाहिए। ये वाजिब सवाल है, दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली की धरती पर यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश का इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक सिस्टम अडानी, अंबानी और अमेरिका के हाथों बेच दिया है। अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब ये सब होगा तो नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने आकर रोएंगे कि मेरी गलती नहीं है। वे ऐसा नोटबंदी और कोरोना के समय भी कर चुके हैं। जबकि सच यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की गलती का खामियाजा जनता को भुगतना होगा। नोटबंदी और कोरोना के काल को लोगों को जरूर याद करना चाहिए। यहाँ भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी बात पर सही है और वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई आरएसएस का व्यक्ति आए, कोई भाजपाई आए, तो उनको बताइए कि उनके प्रधानमंत्री ने, उनके गृह मंत्री ने और उनके संगठन यानी आरएसएस इस देश के लोगों के साथ गद्दारी की है। अब राहुल गांधी ने जो बड़ा आरोप लगा दिया है, ये राहुल गांधी का सीधा बड़ा आरोप। अडानी के बाद दूसरे उद्योगपति अंबानी और मोदी के साथ साथ आप समझ लीजिए कि मोदी और आरएसएस की बात तो करते थे, लेकिन मोदी, आरएसएस, भागवत के साथ साथ उन्होंने पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। और ये अपने आप में बता रहा है कि अब राहुल गांधी दो दो हाथ करने को तैयार है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। देश के दो बड़े उद्योगपतियों पर सीधा हमला और भारतीय जनता पार्टी और उनके वैचारिक प्रतिष्ठान आरएसएस पर सीधा हमला। और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो संगठन और सरकार दोनों चलाते हैं, उन अमित शाह पर भी सीधा हमला। यानी अब ये आर पार की लड़ाई है। अब जनता ये तय करेगी कि वो किसके साथ है। नहीं, आर पार की लड़ाई ही लड़ना पड़ेगा। अब ये तो बात समझ लीजिए कि फिलहाल चुनाव जीतने की तो उम्मीद हमें किसी दल को दिखाई नहीं देती। जो सिचुएशन इस देश में बन गई है, उस सिचुएशन में कोई चुनाव जीतता दिख नहीं रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, जिस तरीके से कल वहाँ जहांगीर ने, जो फलता विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब तो पर्चा भी वापस नहीं होना चाहिए, फिर भी लड़ने से इनकार कर दिया, तो कोई न कोई तो दबाव रहा होगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के ही निकले हुए जांबाज खिलाड़ी है। वो नंबर 2 की हैसियत में रहे हैं, कोई नंबर 3 की हैसियत में नहीं थे। जिस तरीके से हिमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस को पांव नहीं जमाने दे रहे हैं आसाम में, ठीक उसी तरीके से टीएमसी के निकले हुए शुभेंदु अधिकारी अब वहां किसी को पांव नहीं जमाने देंगे। उन्हें पता है कैसे सत्ता चलती है, कैसे सत्ता मूव करती है। और ममता बनर्जी को तो जब चुनाव आ रही तो समझ लेना चाहिए कि हमने क्या हस्र किया वाम दल का, तो जो वाम दल का हुआ वो हमारा होगा, फिर अगला भाजपा का होगा जो दल सत्ता में आएगा। हाँ, कांग्रेस को कुछ आशाएं दिखी हैं तो उन्होंने अपने पूरे संगठन को दिल्ली बुलाया है, वो कुछ बदलाव करेंगे। हालांकि चर्चा यह है कि
ममता बनर्जी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क साध रहे हैं, शायद कांग्रेस में चले जाएं तो उनकी कुछ इज्जत आबरू बच जाएगी। तो ऐसे भी है चर्चाएं ये भी है कि 10-12 विधायक बीजेपी के संपर्क में। कितनी सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी के आज उत्तर प्रदेश के बयान के बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस संविधान पर और आरक्षण पर, राहुल गांधी की रायबरेली में संविधान और आरक्षण पर, ये क्या फिर लोकसभा चुनाव की तरह चुनाव को संविधान और आरक्षण पर मूव किया जा रहा है? और अगर संविधान आरक्षण पर उत्तर प्रदेश का चुनाव मूव हो गया संतोष जी, तो उत्तर प्रदेश में समस्याएं अलग हो जाएंगी। ममता बनर्जी का अपना अहंकार भी चुनाव हराने में एक बड़ी भूमिका में रहा। वो समझ भी नहीं रही थी, वो सोच भी नहीं रही थी। तो क्या अब इस पूरे नैरेटिव उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बिल्ड हो रहा है या फिर कोई और चाल है संतोष जी? देखिए शिव जी, ये निश्चित तौर पर चुनाव तो अपने सभी राजनीतिक दलों के दिलो दिमाग में चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन ये लड़ाई इससे बड़ी है। और इस लड़ाई इससे बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव तो फरवरी में होना है, अभी हम लोग मई के महीने में बैठे हुए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये आने वाले 3 महीने वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है, इस बार आशंका जताई जा रही है कि बारिश भी उतनी नहीं होगी कि फसल भी ठीक से हो सके। यानी मोटे तौर पर एक सूखा पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो सूखा पड़ने की आशंका है, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। विदेश से आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, अमेरिका जो आपको देगा वो घटिया माल देगा और बहुत ही महंगी कीमत पर देगा, आप आवाज उठा नहीं सकते। ऐसे माहौल में देश में चारों तरफ से संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसमें सरकार की अदूरदर्शिता के अपने मायने होंगे। हम इन आरोपों को सिर्फ राहुल गांधी के आरोप कहकर खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि नोटबंदी के टाइम में, कोविड के टाइम में जो जो राहुल गांधी ने कहा वो बात आगे जाकर सच साबित हुई। और इस बार अगर मार्च के महीने में हमने तैयारी कर ली होती, जब 28 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई और 1-2 मार्च को अगर हमने तैयारी कर ली होती, मार्च के पहले हफ्ते में अगर ये तमाम चीजें उठकर निकलकर सामने आ गई होती, तो शायद इस देश के हालात उतने ज्यादा खराब नहीं होते। और अगर तब से सरकार ने तैयारी की होती तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास स्टॉक जो है वो क्रूड ऑयल का हो, पेट्रोल डीजल का हो, वो बहुत ज्यादा होता। और अगर सरकार देश के हितों के बारे में सोचती, देश के हितों के बारे में सोचकर फैसला लेती, तो अमेरिका के आगे झुककर, अमेरिका की धमकी से डरकर हमें रूस और ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना बंद नहीं करना चाहिए था। चलिए, इस पर भाजपा का बयान आया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिस प्रकार भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के, संतोष जी बड़ा ध्यान देना, ओबीसी समाज के, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उन्हें गद्दार कहा है, वह दिखाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कई गालियां दी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें बार बार गाली देने का काम ये लोग करते हैं। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जहां तक गद्दारी की बात है तो राहुल गांधी अपने परिवार का इतिहास देख लें, हर क्षण गद्दारी करने का काम किसने किया है। अब ये शहजाद पूनावाला जो गद्दार उन्हें कह रहे हैं राहुल गांधी को, ये उन्हें गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो इन्हें कहा वो गाली थी। कब तक ओबीसी का रोना रोते रहोगे प्रधानमंत्री जी? कब नहीं तक नहीं, इसको ऐसे समझिए, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे कि गरीब, कई हजार करोड़ के जहाज में घूमने वाला, मीडिया के सामने भागने वाला प्रधानमंत्री क्या इस देश को संस्कार दे पाएंगे? एक महिला को दीदी, टीएमसी के गुंडे चुनाव हार गए, बात खत्म हो गई, तब इनका सोच कहां थी? सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, तब तो पूनावाला कांग्रेस में थे। बीजेपी बड़ी रणनीति अच्छी करती है कि जब कांग्रेस से कुछ कहलवाना हो तो कांग्रेस से आए हुए नेताओं को आगे करती है, बेटा तुम ही जाओ, तुम वहीं रहे हो, तुम्हें पता है क्या क्या कमियां हैं, जाओ तो जरा थोड़ा सा खींच के आओ। तो संतोष जी, ये दोहरी रणनीति अब धीरे धीरे पर्दा तो फाश होगा, लेकिन चुनाव आयोग की नाभि पर जब तक हमला नहीं होगा तब तक ये देश अभी बचना, और इस देश में सत्ता परिवर्तन का खेल तो नहीं होगा। संतोष जी देखिए, शहजाद पूनावाला की जहां तक बात करी आपने, जितने साल भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते हुए उनको हुए, उससे ज्यादा साल तक जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। वो इनके खानदान के इतिहास की बात कर रहे हैं ना,
तो ये है उनके खानदान का इतिहास। जवाहरलाल नेहरू का जेल आजादी से पहले, आजादी के बाद उन्होंने क्या क्या किया है, इस देश का इतिहास गवाह है कि अब तक उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाए हैं नरेंद्र मोदी जी। और उस परिवार के दो व्यक्तियों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। एक इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, और दूसरे राजीव गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर। यह है गांधी नेहरू परिवार की विरासत। अब जरा भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं। लगातार देश में 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले और इतिहास दुनिया भर में जाके मेडल लेकर आने वाले, हालांकि उस मेडल की कीमत भारत चुका रहा है, अगर उनको अभी भी जाति के पीछे छिपना पड़ रहा है, कौन सी जाति के पीछे? उसी ओबीसी जाति का राग तो राहुल गांधी अलाप रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाओ और उनकी उनकी आबादी का हक दो, ओबीसी अधिकारियों को आगे लाओ, जिस पर राहुल गांधी का मजाक यही भाजपाई उड़ाते हैं। और अब उन्हीं ओबीसी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल इस देश की जनता का है। अगर महंगा तेल गैस खरीदना पड़ेगा और आर्थिक संकट में आना पड़ेगा, तो उसमें ब्राह्मण भी आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे, उसमें वैश्य भी आएंगे, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी आएंगे, अति पिछड़े वर्ग के लोग भी आएंगे, उसमें दलित भी आएंगे, उसमें महादलित भी आएंगे, उसमें महिलाएं भी आएंगी, उसमें मुस्लिम भी आएंगे, सिख जैन भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, पारसी भी आएंगे। अगर देश आर्थिक संकट में फंसेगा, तो कौन सा ऐसा जाति समुदाय है जो ये कह पाएगा कि नहीं, इस आर्थिक संकट का असर हम पर नहीं पड़ेगा? इस बात को आप मान के चलिए। शहजाद पूनावाला इस देश के करोड़ों गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। जाति की बात राहुल गांधी ने नहीं कही है। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को संकट में ढकेलने की बात कही है। राहुल गांधी ने इस देश की इकोनॉमी को अडानी, अंबानी और अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश संकट में है और अंबानी तेल रूस से सस्ता खरीदकर बाहर भेज रहा है। अमेरिका ने क्यों टैरिफ लगाया था भारत पर 50%, और अभी भी क्यों 18% लगा रखा है? यही तो कहा था कि रूस से तेल खरीदा है भारत ने। किसने खरीदा था? भारत की सरकार ने खरीदा था। ये बिजनेसमैन खरीद रहे थे, जिसका खामियाजा हमें, आपको और इस देश के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और एक बात आप मान लीजिए, अब इस बात को हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। दर्शक हमें कमेंट करके बताएं, राहुल गांधी की भाषा तल्ख हो सकती है, राहुल गांधी की इस कठोर भाषा पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है, जो पेट्रोल डीजल को लेकर कहा है, जो महंगाई को लेकर कहा है, जो आर्थिक संकट को लेकर कहा है, जो अंबानी अडानी को लेकर कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को लेकर कहा है, जो आरएसएस की नीतियों को लेकर कहा है, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को लेकर कहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों की क्या राय है? सीधे सीधे हमें दर्शकों पर इसको छोड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दर्शकों पर ही छोड़ना चाहिए। दर्शक ही बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा इसका लब्बो-लुआब, और क्या दर्शक जानना चाहते हैं और क्या दर्शक कहना चाहते हैं। फिलहाल आपकी बात को मैं तस्दीक कर रहा हूं कि दर्शक हमें जरूर बताएं कि राहुल गांधी के बयान से आप सहमत हैं या असहमत। इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।